नेक्स्ट हम अक्षिया को यानी मेम्ब्रेन्स को देख रहे हैं। ये रकीक, चौड़े और फैले हुए आज़ा हैं जो बारीक अलियाफ के मिलने से बनते हैं और आज़ा के सतहों को पोशीदा करते हैं। तो ये क्या है, ये रकीक हैं यानी थिन, चौड़े और फैले हुए आज़ा हैं। चौड़े और फैले हुए आज़ा होते हैं जो बारीक अलियाफ यानी टिश्यू फाइबर्स के मिलने से बनते हैं। तो अलियाफ का मतलब क्या होगा, टिश्यू के जो फाइबर होते हैं इनके मिलने से बनते हैं। आज़ा की सतहों जो होती हैं यानी आज़ा की जो सतह होती है यानी सरफेस जो होता है उसको पोशीदा करते हैं यानी उसको कवर करते हैं। तो मेम्ब्रेन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पतले और फैले हुए आज़ा होंगे। ये क्या होंगे, टिश्यू फाइबर के मिलने से बनेंगे और जो सरफेसेस होंगी उनको कवर करने का ये काम करेंगे। ग़िशाई रेशे असबानी रेशे भी कहलाते हैं। अब इसको असबानी रेशे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें नर्व सप्लाई होती है और साथ साथ में ये आसाबी रेशों की तरह दिखते हैं और उनकी तरह सिमिलैरिटी होती है। तो इसलिए कि ये आसाबी रेशों के मानिंद होते हैं यानी उनकी तरह होते हैं, तो क्योंकि उनकी सिमिलैरिटी की वजह से कह रहे हैं इनको असबानी। असल में ये हमें इसे असब से रिलेट करना है। असब का मतलब ही नर्व्स होती है, तो हमें ग़िशाई रेशे जो है असबानी रेशे भी कहलाते हैं यानी असब की तरह यानी नर्व्स की तरह। तो ये नर्व की तरह होते हैं इस वजह से क्योंकि उनके मानिंद होते हैं। और ये ज़रूर है कि अक्षिया की साख्त में आसाबी रेशे भी पाए जाते हैं। तो जो इनकी साख्त होगा, जो इनका स्ट्रक्चर होगा, उसमें कौन से रेशे, आसाबी रेशे भी पाए जाएंगे यानी नर्व्स जो होंगी उसमें नर्व सप्लाई भी होने वाली है। मेनली नर्व सप्लाई की बात करें कि जो मेम्ब्रेन से वहाँ नर्व सप्लाई भी होगी। अब इनकी अक़साम की बात करते हैं यानी टाइप्स कौन कौन से। सबसे पहला ग़िशाए रिबाती या फिर इसको हम जिसमें हम देखेंगे सिफाक यानी पेरिटोनियम की बात कर रहे हैं। तब यहाँ पे हम रिबात जानते हैं क्या होता है, तो रिबात से रिलेटेड होगा। अब ये देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन है उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं यानी ज़्यादातर किस चीज़ से मिलके बना है उस बेसिस पे हम इसके नाम रख रहे हैं। तो जैसे अक़साम के हिसाब से देखें तो ग़िशाए रिबाती, तो हम इसे रिबात से रिलेट कर रहे हैं यानी लिगामेंट से हम इसे रिलेट कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं लिगामेंट क्या होता है। तो उसी बेसिस पर हम इसको देख रहे हैं कि जो लिगामेंट्स होते हैं उस बेसिस पर हम देख रहे हैं कि इसको ग़िशाए रिबाती कह रहे हैं। तब इसमें क्या है, सिफाक यानी पेरिटोनियम की बात करें तो ये खालिस रिबाती जौहर से बनती है और अज़लात को बांधती है यानी मसल्स को ये बांधती है। तब क्योंकि किस जौहर से बन रहा है, ये रिबाती जौहर से बन रहा है, इस वजह से हम इसको ग़िशाए रिबाती कह रहे हैं। दूसरा ग़िशाए उरुकी। अब ग़िशाए उरुकी को हम क्या कहेंगे, उरुक का मतलब होता है वेसल, तो हम इसको कहेंगे वैस्कुलर मेम्ब्रेन यानी वो मेम्ब्रेन जिसमें वेसल्स बहुत सारे होते हैं यानी बहुत सारे क्वांटिटी में बहुत सारे वेसल्स होंगे तब उसे वैस्कुलर मेम्ब्रेन या फिर ग़िशाए उरुकी कहेंगे। ये वो झिल्लियाँ हैं जिनके अंदर उरुक की कसरत होती है यानी उरुक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वेसल्स होते हैं। ये आज़ा के तग़ज़िया का काम देती हैं यानी आज़ा तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। मसलन ग़िशाउल अज़्म जिसे कहते हैं या फिर उम्मे अनकबूतिया जिसे कहते हैं। तो ग़िशाउल अज़्म से हम क्या समझेंगे, ग़िशाउल अज़्म, देखिए अज़्म का मतलब बोन होता है, तो यानी हम यहाँ पर पेरी ऑस्टियम की बात करें, पेरी ऑस्टियम की बात करें यानी वो मेम्ब्रेन जो बोन से रिलेटेड होगी। और दूसरा जो है हम उम्मे अनकबूतिया की बात कर रहे हैं यानी एरेक्नॉइड मेटर। नेक्स्ट इज ग़िशाए माई यानी वो मेम्ब्रेन जो कैसी होगी, सीरस मेम्ब्रेन जो होती है। मसलन ग़िशाए मुखाती जैसे हो गया, ग़िशाए मुखाती से हम क्या समझेंगे, जैसे ग़िशाए मुखाती हो गया यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। सिमिलरली ग़िशाए रिवी, तो जो रिया होता है वो किसे कहते हैं, रिया हम कहते हैं लंग्स को। तो यहाँ पर प्लूरा की हम बात करें, ग़िशाए रिवी यानी प्लूरा। और बारीतून यानी पेरिटोनियम। तब ये जितने भी लेयर्स हैं इनको हम इसलिए कह रहे हैं सीरस, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सभी में जो है एक लेयर पाई जाएगी जैसे मतलब सीरस कैविटी टाइप का जो रहता है ना, इस वजह से इसको हम सीरस मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो जैसे ग़िशाए मुखाती, ग़िशाए रिवी और बारीतून हो गया, प्लूरा हो गया, पेरिटोनियम वगैरह, तो इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और चौथा जो है ग़िशाए मफसली, जो मफसिल यानी जो जॉइंट्स होते हैं उनकी साख्तों में यानी उनके स्ट्रक्चर के अंदर स्तर करता है और इससे रुतूबत बैज़िया के मानिंद। तो रुतूबत बैज़िया जो है हम जब बोलते हैं सफ़ेद बैज़ा, इसका क्या मतलब होता है, हम यहाँ पर एग वाइट की बात करें,
तो यहाँ पर भी कह रहे हैं रुतूबत बैजिया, यानी एग वाइट के मानिंद, यानी एग वाइट की तरह एक रुतूबत रिश्ती है जो मफसिल की साख्तों को तर रखती है, यानी जो स्ट्रक्चर है हमारे जॉइंट का उसको क्या करेगी, वेट करके रखेगी। तो मेनली यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं और साइनोवियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड होता है वो चीज़ों को तर करेगा और मूवमेंट में आसानी करता है, तो इसीलिए जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं कि जो हमारे मफासिल हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, उनकी साख्तों में रहेगा और उसके अंदर एग वाइट की तरह एक रुतूबत होगी जो क्या करेगी जो मफसिल के साख्तों उनको तर और वेट रखेगी ताकि प्रॉपर और अच्छा मूवमेंट हो सके। तो हमने कौन कौन से देखा, एक घिसाए रिबाती, एक घिसाए जो है उरूकी जो है जो वैस्कुलर मेम्ब्रेन है जैसे उम्मे अनकबूत वगैरह जहाँ पर उरूक की कसरत होगी, एक सीरस होगा यानी माई जो होता है, माँ का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, तो इसको घिसाए माई बोलते हैं, तो यानी सीरस मेम्ब्रेन जो होगी, और एक साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है यानी हम इसे साइनोवियल फ्लूइड से रिलेट करना है और साइनोवियल जॉइंट से इसको रिलेट करना है। अब हम शहम को देख रहे हैं। शहम का मतलब होता है फैट। ये वो सफ़ेद और नरम साख्त है जिसके अंदर रोगनी मादा ज़्यादा पाया जाता है, यानी इसको हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि ये नरम होगा यानी ये सॉफ्ट होगा और इसके रोगनी मादा यानी ऑयली सब्सटेंस इसके अंदर पाया जाएगा, इसीलिए हम इसको फ़ैट बोल रहे हैं। शहम अक्षिया और रिबाती आज़ा में ज़्यादा मकदार में होता है, यानी मेम्ब्रेन्स में भी ये पाया जाएगा और लिगामेंट्स में भी पाया जाएगा। तो शहम है क्या, एक सॉफ्ट और ऑयली सब्सटेंस है और मेम्ब्रेन्स एंड लिगामेंट्स में भी पाया जाएगा। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स इस बेसिस पर होंगे कि ये किस तरह से पाया जा रहा है, उस बेसिस पर इसके टाइप्स होंगे। तो हम इसको इफ़ादे कबीर से देखते हैं। इफ़ादे कबीर में किस तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन करा है शहम को। तो ये बोलते हैं कि एक तो वो होगा जो समीन होता है, एक फ़ैट है जिसको हम समीन बोलते हैं। इसकी ख़ास बात क्या होगी, ये आम तौर पे किसके साथ में मिलेगा, गोश्त के साथ में मिलेगा, गोश्त के साथ। तो इसकी ख़ास बात क्या है, यह आम तौर पे गोश्त के साथ में मिलेगा और ये नीम मुंजमिद शक्ल में होगा यानी सेमी सॉलिड। जामिद का मतलब ही हार्ड होता है, तो जब हम मुंजमिद की बात कर रहे होते हैं तो शक्ल की बात कर रहे थे सॉलिड है कि सॉलिड नहीं है। और सेकंड हम कौन सा देख रहे हैं, सेकंड हम देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं शहम। तो जो शहम है इसकी ख़ास बात क्या है, ये है गाढ़ी चर्बी। तो ये गाढ़ी चर्बी है और ये कौन सी शक्ल में पाया जाएगा, मुंजमिद। तो ये जो होगा मुंजमिद होगा यानी सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। तो हम इसकी अक़साम, इसके टाइप्स किस फॉर्म में ला रहे हैं कि किस फॉर्म में पाया जा रहा है। तो समीन वो होगा जो गोश्त के साथ में होगा आमतौर पे और नीम मुंजमिद सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, और शहम वो होगा जो गाढ़ी चर्बी होगा जो मुंजमिद होगा, सॉलिड होगा। इसको हम रिलेट करेंगे जो हम मॉडर्न में बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है, सैचुरेटेड फैट वो फैट होता है जो सॉलिड होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर अगर हमें सॉलिड मिल रहा है तो हम इसको सैचुरेटेड बोलते हैं, और अगर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है जबकि लिक्विड फॉर्म में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब जो शहम है यानी जो फैट है हम उसके मुनाफे देख रहे हैं, उसके फ़ायदे देख रहे हैं, यानी शहम किस काम में आता है। तो ये उस रोगनी मादे से वाबस्ता होता है जो शहम के खानों में पाया जाता है। तो शहम के खाने यानी जो स्पेसेस होंगे उनमें ये पाया जाएगा। तो बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि जो फ़ैट होगा उसमें एक रोगनी अज़्ज़ा होगा यानी ऑयली सब्सटेंस होगा। तो हम जानते हैं फ़ैट में क्या होता है, ऑयल होता है। शहम जिसमें हरारत पैदा करता है यानी हीट का प्रोडक्शन शहम से रिलेटेड है। जिस तरह घास भूस आग में डालने से भड़क उठते हैं, जैसे हम घास भूस डालते हैं उसके बाद से हल्की सी हम वहाँ पर चिंगारी भी डाल देते हैं तब भी वहाँ पर क्या होगा, आग जल जाएगी। सिमिलरली उसी तरीके से हरारत बढ़ा देते हैं, उसी तरह चर्बी अपनी दोहनीत की वजह से हरारत ज़्यादा कबूल करती है। तो दोहन का मतलब क्या होता है, जो दोहन वर्ड है इसका मतलब होता है ऑयल। तो इसका ऑयली नेचर है जिसकी वजह से क्या होने वाला है, ये जल्दी से जल्दी चर्बी जो है हरारत को कबूल करती है। यही वजह है कि अज़दियादे हरारत, तो इज़दियादे हरारत का मतलब होगा इंक्रीज़, यानी अगर हमने हीट को इंक्रीज़ कर दिया तो चर्बी पिघल कर तहलील हो जाती है। इसको हम सिमिलरली इस तरीके से देख सकते हैं, जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई पर्सन होता है जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है और उसको फ़ैट क्या करना है, लूज़ करना है, वांट
टू लूज फैट। तो अगर ये फैट को लूज करना चाहता है तो इससे क्या कहा जाता है, इससे कहा जाता है एक्सरसाइज की क्वांटिटी बढ़ा देने को। क्यों? क्योंकि जब एक्सरसाइज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो बॉडी में हीट पैदा होगी, और उस हीट की वजह से, और जब हीट होगी तो क्या नाम है, जो ऑयली सब्सटेंसेज है यानी जो फैट है वो हीट को लेकर पिघल जाएगा। तो हम कहते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फैट बर्न। तो फैट जो है बर्न कर जाएगा और वो पर्सन जो है वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। तो इसलिए कि चर्बी के अंदर हरारत को कबूल करने की खुसूसियत पाई जाती है, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि वो क्या करेगा, हरारत को कबूल करेगा और फैट जो है वो पिघल जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, चर्बी का एक फ़ायदा ये भी है कि वो आज़ा को नरम, मुलायम और सेहतमंद रखता है। तो चर्बी दूसरा काम क्या करेगा, आज़ा को नरम रखेगा, मुलायम और सेहतमंद रखेगा। और तीसरा फ़ायदा क्या है, शक्ल व सूरत, हुस्न व जमाल को बरकरार रखता है। तो ये भी हम देखेंगे कि जो हमारे फेस होता है उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उसमें क्या होगा, फैट जो होगा और मसल जो होंगे उनकी वजह से जो खूबसूरती और सुंदरता जो है फेस की वो भी बरकरार रहती है। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए जो हमारे शहम से रिलेटेड हैं, यानी फैट से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो है लहम, यानी फ्लैश की बात कर रहे हैं। इसको नसीजे अजली भी कहते हैं। तो जब हम अजला वर्ड देखते हैं तो मेनली इसका जो मतलब होता है वो मसल होता है। तो हम यहीं पर फ्लैश की बात कर रहे हैं, लहम की बात कर रहे हैं, जिसको नसीजे अजली बोलेंगे। तो लहम को अतिबा ने नहायत वसी मफहूम के साथ में बयान किया है और लहम की मुख्तलिफ़ किस्में बयान की गई हैं। तो जब हम लहम की यानी मसल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अतिबा ने इसको बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में डिफ़ाइन किया है और इसकी बहुत सारी किस्में होंगी, बहुत सारे टाइप्स होंगे, जिसको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो हम कह रहे हैं वो है लहम अजली। तो यहाँ पर मेनली हम मसल्स की बात कर रहे हैं, इसको लहम अजली यानी इसको मसल्स बोलेंगे। इसका काम आज़ा को तहरीक पहुँचाना होगा, यानी आज़ा में मूवमेंट कराना होगा। और इसमें एक रतूबत पाई जाती है जिसको रतूबत अजली कहते हैं। तो जो रतूबत इसमें पाई जाएगी उसको रतूबत अजली कहेंगे। तो यहाँ पे हमें रिलेट करना है, वी हैव टू रिलेट टू स्केलेटल मसल्स। तो जो हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर था, फ्रेमवर्क था, उसको हमने क्या कहा था, स्केलेटल सिस्टम कहा था। और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो हमें मूवमेंट में मदद करती हैं। ये चीज़ हमने बायोलॉजी की बुक्स में पहले भी पढ़ रखा है कि स्केलेटल मसल्स का काम क्या होता है। तो यहाँ पर वही ये कह रहे हैं कि स्केलेटल मसल जो होते हैं ये मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, इनको लहम अजली कहेंगे और ये आज़ा में तहरीक यानी मूवमेंट कॉज कराएंगी। नेक्स्ट इज़ लहम गुदूदी। तो जब हम गुदा बोलते हैं तो गुदा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्लैंड। तो दिस इज़ ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो इसका फेल गुदूद यानी जो ग्लैंड्स होते हैं इसके इख्तलाफ के लिहाज से मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें पैदा होता है। तो डिफरेंट जगह के लिहाज से क्या होगा, इसमें इख्तलाफ होगा, ये डिफरेंट होंगे। तो ये होगा ग्लैंडुलर टिश्यू। जैसा अगर हम गुद्दा बानक्रास की बात करें यानी पैनक्रियास की बात कर रहे हैं हम, तो जो पैनक्रियास होगा वो क्या करेगा, रतूबतें, इससे रिलेटेड कौन सी रतूबत होगी, इससे रिलेटेड जो है रतूबतें बानक्रास होगी। यानी मेनली हम डाइजेस्टिव जूसेस की बात कर रहे हैं, जो कहाँ से आएगा, पैनक्रियास से आएगा। सिमिलरली अगर हम जिगर की बात करते हैं यानी लीवर की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो रतूबत है वो क्या है, सफरा है यानी बाइल है। कुदूद लिम्फाविया की बात कर रहे हैं यानी जो लिम्फेटिक की अगर हम बात करें, लिम्फ्स की बात करें, तो यहाँ पर एक रतूबत होगा जिसको हम लिम्फ कहेंगे। तो लिम्फेटिक वो ग्लैंड जो लिम्फ से रिलेटेड है उनकी अगर बात करते हैं तो लिम्फ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो होगा ये अलग अलग मुकाम के लिहाज से अलग अलग रतूबतें पैदा करेगा। जैसे पैनक्रियास से रिलेटेड जो है डाइजेस्टिव जूसेस, लीवर से रिलेटेड बाइल, और सिमिलरली जो ग्लैंड से रिलेटेड हैं लिम्फेटिक सिस्टम से, वहाँ से लिम्फ यानी रतूबत लिम्फाविया पैदा होने वाला है, यहाँ पर क्रिएट होगा। नेक्स्ट देखते हैं लहम अस्नान। तो अस्नान जो है किसको बोलते हैं, अगर हम अस्नान बोलें तो अस्नान का मतलब होता है तीत। हम दांतों की बात करें तो इससे दांतों का तज्जिया होता है और दांतों को मजबूती कायम करता है। तो अगर लहम अस्नान की अगर बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा जो दांतों को मजबूती यानी उनको हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा और उनमें तज्जिया यानी न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। यानी मेनली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जो हमारे तीत है वहाँ तक ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को पहुँचाना ताकि जो हमारा तीत का जो बनावट है उसमें सारे जैसे कैल्शियम वगैरह डिपोजिशन होता है वो सारा डिपॉजिट होकर जो है हमारा जो तीत है उसमें मजबूती आ जाए, उसमें हार्डनेस आए। क्योंकि अगर तीत हार्ड नहीं होगा तो फिर टूट सकता है, तो हमें वहाँ पर हार्डनेस चाहिए होगी।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोर्थ, जिसको हम लहम रिवी कहेंगे, यानी वो लहम जो रिया से रिलेटेड होगा। रिया किसे कहते हैं? रिया हम लंग्स को कहते हैं, तो ये लंग्स से रिलेटेड होगा, यानी इसका तनफ़ुस से मुताल्ला अफ़ाल अंजाम होगा। यानी तनफ़ुस का मतलब क्या होगा? ब्रीथिंग, यानी वो लहम जो ब्रीथिंग से रिलेटेड होगा, ब्रीथिंग में फंक्शन, ब्रीथिंग के फंक्शन में अपना सपोर्ट दिखाएगा, अपने फंक्शन दिखाएगा, उसको हम लहम रिवी कहेंगे। नेक्स्ट इज़ लहम कल्बी। तो कल्ब जो है हार्ट को कहते हैं, तो अगर हार्ट से रिलेटेड लहम की हम बात करेंगे तो लहम कल्बी कहेंगे। इससे दौरान खून से मुतालिक अफ़ाल अंजाम होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड इसका फंक्शन होगा। लहम कबीदी, कबीद जो है हम लीवर को बोलते हैं, तो ये लीवर से रिलेटेड होगा, इससे सफरा पैदा होता है। नेज़ हज़म व इस्ताहाला यानी डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। इट इज़ रिलेटेड टू हज़म यानी डाइजेशन एंड इस्ताहाला यानी मेटाबॉलिज्म से मुतालिक, यानी मेनली हमें कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर लहम है उसके सामने जो वर्ड हम डाल रहे हैं उससे रिलेटेड उसका फंक्शन होने वाला है। इसी तरह लहम खुशियतैन यानी ये टेस्टिस से रिलेटेड इसका फंक्शन होगा, और इससे रुतूबत मनविया यानी सीमेन का प्रोडक्शन होगा, और तौलीद व तनासुल से मुतालिक अफ़ाल होगा, यानी इसका जो फंक्शन होगा वो किससे रिलेटेड होगा? रिप्रोडक्शन से। आगे देखते हैं लहम सदैन। तो ये जो सदैन जो है यानी इसका फंक्शन ब्रेस्ट से रिलेटेड होगा, और इससे दूध यानी मिल्क का प्रोडक्शन होने वाला है। इसके बाद हम देख रहे हैं लहम तिहाल। तिहाल जो है हम स्प्लीन को बोलते हैं, तो इसमें कुरियात हुमरा ख़त्म होती हैं, यानी कुरियात हुमरा का मतलब क्या है? आरबीसीज़ की हम बात कर रहे हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स। तो ये बात हम पहले से ही जानते हैं, हम अपनी बायोलॉजी की बुक्स में पढ़ते हुए आते हैं कि स्प्लीन इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज़। तो जहाँ पर आरबीसीज़ जाकर ख़त्म होते हैं वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन ही जाकर, स्प्लीन जो है वहाँ पर जाके आरबीसीज़ जो हैं वो ख़त्म होते हैं, तो इसीलिए कुरियात हुमरा जो होते हैं यानी आरबीसीज़ वहाँ पर जाके ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं लहम तिहाल। फिर है लहम कुल्लियतैन। तो जो कुल्लिया होगा इसका मतलब होता है किडनी, तो इसका फंक्शन किडनी से रिलेटेड होगा। इससे अखराज बॉल यानी यूरिन का एक्सक्रीशन, बॉल का मतलब यूरिन होता है, तो यूरिन का एक्सक्रीशन से मुतालिक इसके फंक्शंस होने वाले हैं। अब आ जाते हैं सारे फंक्शंस इससे रिलेटेड जो हमें देखने हैं कि अगर हम अज़ला की बात कर रहे हैं तो इससे क्या क्या फंक्शन इससे रिलेटेड होंगे। मुनाफ़ा अज़ला यानी इससे फ़ायदे। सबसे पहला लहम अज़ली का सबसे बड़ा काम आज़ा को तहरीक देना है, यानी मोशन में जो इसका काम आया था हमने देखा था स्केलेटल मसल की जो हमने बात करी थी अभी। और आज़ा के अफ़ाल में यानी आज़ा के जो फंक्शन है उसमें काम कराना, यानी लहम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा कि जो हमारे ऑर्गन से वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, और सेकेंडली हम मूवमेंट कर पाएँ। लहम बदन को गर्म रखता है और बदनी हरारत को जिस्म के अंदर महफूज रखता है, यानी थर्मो रेगुलेशन, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं बॉडी का होम्योस्टैटिस से रिलेटेड इसका फंक्शन होगा। इसके बाद हम देखेंगे गोश्त उन खाली जगहों को पुर करता है जो आज़ा में पाई जाती हैं, और इस तरह आज़ा की शक्ल व सूरत और इनका वज़ा यानी स्ट्रक्चर वगैरह भी रहता है। तो जो खाली जगह होंगी उनको पुर करेगा, इस वजह से क्या होगा? जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं यानी जो आज़ा हैं उनकी जो शक्ल है और शक्ल व सूरत जो है और इनकी वज़ा जो है यानी इनका पोजीशन एंड स्ट्रक्चर जो है इसको बरकरार रखने का काम जो है गोश्त का होगा। गोश्त आज़ा को बैरूनी सदमात से बचाता है, यानी जो एक्सटर्नल इंजरीज़ हैं उनसे बचाएगा, और सख्त अशिया को मज़रत से महफूज रखेगा, यानी जो सख्त अशिया हैं उनको किससे? हार्म से महफूज रखेगा, यानी प्रोटेक्शन का एक काम होगा इसका। और बदन का गोश्त बैरूनी हरारत और बरूदत को अंदर बदन में दाखिल नहीं होने देता, यानी बाहर से ज़्यादा चेंजेस नहीं होने देता। ये भी इसका भी रेगुलेशन जो है ये भी थर्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो मेनली हमने क्या क्या फंक्शन देखे? हमने देखा एक थर्मो रेगुलेशन, एक मोशन से रिलेटेड, एक थर्मो रेगुलेशन और दूसरा पोजीशन एंड स्ट्रक्चर, और एक और चीज़ हमने देखा कि जो एक्सटर्नल इंजरीज़ है उनसे भी ये चीज़ बचाने वाला है, हमारे बॉडी को एक्सटर्नल इंजरीज से और जो हार्म होने वाला है उससे भी बचाएगा।